हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। अगर आपने सीखना है अंग्रेजी तो फॉलो अंग्रेजी गुरुजी। वेल, तो आज मैं प्रेपोजिशन का एक कंप्लीट सेशन लूँगा। तो मेक श्योर कि आप सब बच्चे जुड़ के रहें, क्लास को देखें और मैक्सिमम बच्चों को शेयर करें, जिससे कि जो मैं मेहनत करता हूँ वह मैक्सिमम बच्चों तक पहुँचे और जो मेरा मेहनत सफल हो। तो आपको बताऊं कि एज शेयरिंग इज केयरिंग गाइस, सो मेक श्योर दैट यू आई गाइस आर शेयरिंग द क्लास एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, तो प्रेपोजिशन हम कर देते हैं शुरू। प्रेपोजिशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी सेंटेंस। सो यह बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्रेपोजिशन की अगर मैं बात करूं, प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और उस नाउन या प्रोनाउन के जो रिलेशन है वह जो दूसरे नाउन या प्रोनाउन या दूसरे जो वर्ड्स हैं उसके साथ जोड़ता है। देखिए, सेंटेंस के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं, ये डेफिनेशन है। आप ये सेम जो मैंने हिंदी में बोला वो इंग्लिश में है। एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा समझिएगा। फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस को हम एग्जाम्पल भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होने का। ओके गाइस, ठीक है। जैसे जॉन गिव अ लेक्चर ऑन सोशलिज्म, तो ये ऑन क्या कर रहा है, सोशलिज्म का रिलेशन पूरे सेंटेंस के साथ बता रहा है। अगले एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, द अवार्ड इज गिवन टू हिम। तो हिम का जो रिलेशन है ये बाकी सेंटेंस के वर्ड से जोड़ रहा है, अवार्ड इज गिवन टू हिम। तो इस तरीके से आपने ये जनरली प्रीपोजिशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बता, एक कुछ होता अगर हम प्रेपोजिशन के पार्ट्स की बात करें अगर, तो हम दो तरीके के जनरली प्रेपोजिशन हम पढ़ते हैं। एक प्रेपोजिशन को हम जनरल सिंपल प्रेपोजिशंस कहेंगे और दूसरा को आप कुछ प्रेपोजिशन उसको फ्रेजेस में होते हैं। ठीक है, तो उसको हम फ्रेज प्रेपोजिशंस भी कहते हैं। तो यह ध्यान रखिएगा, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे हिंट दे देता हूँ, बता देता हूँ। देखो, ये यहाँ पे इस तरीके से है दोस्तों। ये रहा, कह रहा है सिंगल वर्ड प्रेपोजिशंस, सिंपल प्रेपोजिशंस। जैसे कि जो सिंपल प्रेपोजिशन जैसे कि इन, ऑन, आफ्टर, हिम, अबव, अंडर, इसको हम सिंपल प्रेपोजिशन कहते हैं या सिंगल वर्ड प्रेपोजिशंस भी कहते हैं। उसी तरीके से जो आपका फ्रेज प्रेपोजिशंस होता है उसको हम कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस भी कहते हैं। वो इस तरीके से होगा, इसमें उसके ये जो रूल्स हैं वो किस तरीके से बनते हैं गाइस, ये ध्यान रखिएगा। वो इस तरीके से बनता है कि देखो, जैसे कि पहले वर्ब या एडजेक्टिव या कंजंक्शन, उसके साथ आपने क्या करना है, प्रेपोजिशन लगा देना। जैसे कि एक्सेप्ट, EXCEPT, इसके साथ आपने प्रेपोजिशन लगा दिया टू, एक्सेप्ट टू, ड्यू टू। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे प्रेपोजिशंस हैं जिसको हम फ्रेज प्रेपोजिशंस भी कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, वह भी एक प्रेपोजिशन ही है गाइस, राइट। तो बढ़ते हैं हम आगे। मेक श्योर, अच्छा मैं आपको बार बार बताता हूं कि आप लोगों ने टेलीग्राम से भी जुड़ना है, क्योंकि अच्छे और इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं वहां भी देता रहता हूं। मीनवाइल अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई रीड मोस्ट ऑफ द कमेंट्स। एंड आप टेलीग्राम पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, तो वहां भी जाके आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइस। ठीक है, देखिए दूसरा जो आपका कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन का पार्ट हो सकता है, पहले एडवर्ब आ जाएगा फिर प्रेपोजिशन आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि एडवर्ब आपका क्या है, जैसे अलोंग है तो उसके साथ एक प्रेपोजिशन आ गया, अलोंग विद, ऑन टू, अवे फ्रॉम। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। टुगेदर विद, अब क्या हो सकता है, पहले प्रेपोजिशन आएगा फिर नाउन आएगा फिर प्रेपोजिशन आएगा। जैसे कि ऑन अकाउंट ऑफ, तो इट ऑल्सो फॉल्स under the phrase prepositions guys. So I hope it is clear with you. Any doubt you can definitely ask me. Okay, चलिए बढ़ते हैं आगे, because we have to complete the topic ASAP. Ending a sentence with a preposition, कुछ ऐसे भी sentences हैं जिसके की end में prepositions आता है। तो वैसे preposition के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा आपने। कुछ लोग जो हैं, पुराने टाइम में कुछ क्लेम होता था कि अगर आप सेंटेंस को टू के साथ या कोई भी प्रेपोजिशन के साथ अगर आप एंड करते हो तो वो सेंटेंस गलत माना जाएगा। बट अब करंट सिनेरियो में ऐसा नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा, अब की बात अगर करते हैं, राइटर्स हु ऑलवेज इंसिस्ट दैट अ प्रेपोजिशन कैन नॉट एंड अ सेंटेंस ऑफन एंड अप विद सबटाइटल एंड अननेचुरल सेंटेंस। मतलब कहने का मतलब है कि अगर वो टू लास्ट में यूज नहीं करते या कोई प्रेपोजिशन सेंटेंस क्लास में यूज नहीं करते तो उनका जो इन टाइटल होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बैठता।
तो एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, दिस इज द गर्ल आई गिव द बुक टू। अब देखो एक सेंटेंस भी प्रॉपर बन रहा है और एक मीनिंग भी प्रॉपर आ रहा है गाइस, तो आई बिलीव इट इज मच क्लियर विद यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर इज नो वन एल्स टू हाइड बिहाइंड, देयर इज नो वन एल्स टू हाइड बिहाइंड, अगेन लास्ट में प्रेपोजिशन आया, ठीक है, और यहाँ पे तो ग्रामेटिकली करेक्ट भी है और नेचुरल भी लग रहा है, ठीक है। सो गाइस कभी भी सेंटेंस के लास्ट में प्रेपोजिशन आया तो घबराना नहीं है, इट इज प्रिटी एंड क्रिस्टल क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देयर इज नो वन एल्स बिहाइंड हुम टू हाइड, ठीक है। अब देखो टू हुम टू हाइड, तो यहाँ पे एक फ्रेज वर्ब भी आ गया, तो इस तरीके से यहाँ भी ये भी ग्रामेटिकल करेक्ट है, तो आपने कोई भी कंफ्यूजन में नहीं रहना। चलिए अब रूल्स समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रूल्स बहुत वाइटल रोल प्ले करता है, बहुत ही प्रिसाइजली और बहुत ही ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ठीक है। रूल क्या कह रहा है यह ध्यान दीजिए। यहाँ ये कह रहा है कि एक प्रेपोजिशन है, a preposition is placed at the end of the sentence is neither of the following ways। अब कह रहा है कि कभी भी प्रेपोजिशन अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आएगा तो इन वेज से नहीं आना चाहिए। कहता है when a relative pronoun is understood in the sentence, this is the girl you spoke to, ठीक है। कब आपने लेके आ सकते हैं, देखो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इस तरीके से देखो, यहाँ पे देखो समझने की थोड़ा सा प्रिसाइजली समझिएगा, एक सेकेंड। आई मीन कुछ इस तरीके के वेज होंगे जिससे कि आप प्रेपोजिशन लास्ट में रख सकते हैं, ठीक है गाइस। तो कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान दीजिए। रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है, जैसे कि जो दो सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ता है, जैसे कि दैट, वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। तो देखो इस तरीके से दिस इज द गर्ल यू स्पोक टू, तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस जब जोड़ने की बात हो रही है तो यहाँ पे अगर टू यूज हो रहा है तो ये करेक्ट माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि जब रिलेटिव प्रोनाउन है सेंटेंस में दैट, तो उससे अगर रिलेशन आ रहा है तो उसके साथ भी आप फॉर यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रेपोजिशन है तो वो सेंटेंस सही माना जाएगा। इफ ए प्रेपोजिशन गवर्न्स एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन एंड इंटरोगेटिव वर्ड, इट इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अगर सेंटेंस में कभी भी कोई भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन आ रहा है, जैसे कि व्हाट, वेयर, ये सब आ रहा है, तो उसके लास्ट में अगर प्रेपोजिशन आ रहा है तो उसको भी सही माना जाएगा, जैसे कि व्हाट आर यू लुकिंग एट। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। इफ अ प्रेपोजिशन गवर्न रिलेटिव प्रोनाउन देन इट विल प्लेस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। देखो गवर्न कह रहा है कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन को गवर्न कर रहा है, मतलब कि दो सेंटेंसेस अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, मीनिंग क्लियर कर रहा है, तो उसके लास्ट में आप प्रेपोजिशन यूज कर सकते हो, जैसे कि दिस इज द टीचर whom I spoke about. Simple, and it is pretty correct sentence, guys. When the preposition is used with the infinitive, that is placed at the end of the sentence. जब भी सेंटेंस में अगर आप infinitive यूज करते हैं, infinitive क्या होता है, हमेशा verb से पहले जब to यूज हो तो उसको हम infinitive कहते हैं, जैसे कि do you have a place to sit on? On preposition है और ये correct है guys, so ध्यान रखिएगा। सेकंड कहता है some words with preposition can take the gerund as well as the infinitives। कुछ ऐसे वर्ड जो होते हैं जो preposition के साथ होते हैं वह gerund ले सकता है, जैसे कि ऐसे वर्ड जिसके साथ ing हो, जैसे कि ध्यान दो, she is afraid of, preposition है उसके साथ going, she is afraid of going, तो ये यहाँ पे सही माना जाएगा, out alone at night। क्लियर गाइस, ध्यान रखिएगा। this is she is afraid to go, अब ये देखो infinitive है तो ये भी यहाँ पे सही माना जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रेपोजिशन कैन बी यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी प्रेपोजिशन आ सकते हैं, जैसे कि टू हुम आर यू रेफरिंग, टू हुम वर यू टॉकिंग टू, ठीक है। तो इस तरीके से टू सही है। इन विच कंट्री डू यू लिव, प्रेपोजिशन पहले आ रहा है और ये सही माना जाएगा क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, तो ये ध्यान रखिए। मैं अभी बोल रहा हूँ, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ जरूर लीजिएगा। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रीपोजिशंस फ्रॉम, सिंस, फॉर आर यूज्ड विद रेफरेंस टू टाइम, ठीक है। ये जनरली टाइम के लिए यूज होता है। इससे पहले बता दूं कि सिंस और फ्रॉम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। देखिए जैसे ध्यान से, फ्रॉम और सिंस जो है वह इंडिकेट क्या करता है, पॉइंट ऑफ टाइम, एंड फॉर क्या करता है, इंडिकेट पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि फॉर 2 आवर्स,
फॉर 2 days, सिंस मंडे, इस तरीके से। जैसे कि आई हैव नॉट सीन हर सिंस मार्च, पॉइंट ऑफ टाइम है, नो स्पेसिफिकेशन, मार्च है बस। आई हैव नॉट सीन हर फ्रॉम मार्च, ठीक है, स्पेसिफिकेशन नहीं है। आई हैव नॉट सीन हिम फॉर 7 months, या स्पेसिफिकेशन है कि 7 months से हमने उसको नहीं देखा, तो इसको हम पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं आगे। The words which are placed in immediately after prepositions are written usually in gerund form। कहता है कि जब भी preposition के तुरंत बाद अगर verb होता है तो वो gerund form में होता है। जैसे कि on buying, Jacob insisted on buying a computer, तो preposition के बाद अगर आ रहा है verb तो उसके साथ gerund आएगा। He left the most hotel without paying, मतलब preposition है, उसके बाद अगर आ रहा है verb तो उसके साथ वो gerund वाला verb कहलाएगा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। कुछ नए रूल्स देखने की कोशिश करते हैं क्योंकि यह भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन की बात करेंगे। हमने क्या कर दिया, प्रीपोजिशन को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया जिससे कि आपके लिए पढ़ाई आसान हो जाएगा, राइट। और आपको ये भी बता दूं कि चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं आपको शॉर्ट्स देता रहता हूँ। शॉर्ट्स छोटे छोटे वीडियोस बन के आते रहते हैं जिससे कि आपके लिए वो हेल्पफुल होता है गाइस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर मैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे आप बात करेंगे कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जो जनरली डायरेक्शंस में यूज होते हैं, जैसे कि टू, इन, इनटू, ऑन, ऑन टू। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि शी ड्रोव टू द स्टोर, मतलब वो किधर गई गाड़ी चला के, स्टोर की तरफ, तो उसके लिए टू यूज करिए। शी इज गोइंग टू मार्केट, तो टू मार्केट के साथ यूज हुआ, तो वो कहाँ किस डायरेक्शन में जा रही है, मार्केट के डायरेक्शन में, ध्यान रखिएगा। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की बात करेंगे तो कुछ ऐसे प्रीपोजिशन जैसे कि इन, एट, ऑन, ये सब ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जो आपके लिए टाइम के लिए यूज होता है। जैसे कि इन कहाँ पे यूज होता है, पार्ट्स ऑफ डेज के लिए, मंथ्स के लिए, ईयर्स के लिए एंड सीजन्स के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, ही रीड्स इन द इवनिंग, द वेदर इज कोल्ड इन डिसम्बर, ही वॉज बॉर्न इन, ईयर के लिए भी यूज होता है जो कि शायद मैंने वहां पर लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। We rake leaves in the fall, I mean ये थोड़ा सा फ्रेज के टाइप में है। तो आपने देखा कि जनरली हम इन किस तरीके से प्रेपोजिशंस, इनको है हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो आई होप ये इतना क्लियर हो गया है। बढ़ते हैं हम आगे। आगे क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है यूज एट विद द टाइम ऑफ डे, ऑल्सो यूज एट विद नून। एट क्या होता है, टाइम ऑफ डे के साथ यूज कर सकते हैं, नून के साथ यूज कर सकते हैं, नाइट के साथ और मिडनाइट के साथ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके लिए मैं एक शॉर्ट बना चुका हूं कि इन कहां यूज करना है और एट कहां यूज करना है। ओके, देखिए, आई गो टू वर्क एट 8, ये किसी भी डे के टाइम के लिए आप एट यूज कर सकते हैं। ही ईट्स लंच एट नून, ही ऑफन वॉक्स फॉर अ वॉक एट नाइट, दे गो टू बेड एट मिडनाइट। तो एट कहाँ यूज करना है, इन क्यों नहीं यूज करना है एट के साथ, ये भी मैं आपको एक शॉर्ट्स में बना के दे चुका हूं, आप देख सकते हैं। परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है यूज ऑन विद डेज। ऑन जनरली डेज के साथ यूज होता है दोस्तों, डेज मतलब ऑन मंडे, ऑन सैटरडे, ऑन वेंसडे, इस तरीके से, या डेट के साथ भी। ऑन 13th मार्च आई वॉज हियर। ठीक है, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, सिंपल। सो डेज एंड डेट्स के लिए आप जनरली यूज कर सकते हैं। टू रेफर टू एक्सटेंड टाइम, टाइम को जनरली एक्सटेंड करने के लिए, जो एक्सटेंड मतलब बढ़े हुए टाइम जो एक्सटेंडेड होते हैं, उसके लिए आप कुछ ऐसे प्रेपोजिशन जैसे कि सिंस, फॉर, बाय, ड्यूरिंग, फ्रॉम, टू, फ्रॉम, अनटिल, विद एंड विद इन, ये सब कुछ ऐसे प्रेपोजिशंस हैं जो एक्सटेंडेड टाइम को रिप्रेजेंट करता है, रेफर करता है। आइए देखते हैं। आई हैव लिव्ड इन मिनिपोलिस सिंस 2005, मतलब 2005 से मैं अभी तक वहां रह रहा हूं, तो उसके लिए यह एक्सटेंडेड टाइम है, उसके लिए आपने यह यूज किया। तो आई होप इट इज क्लियर विद यू। अब बात करते हैं फॉर की। आई विल बी इन टोरंटो फॉर 3 weeks, ठीक है, तो 3 week मतलब एक्सटेंडेड 3 weeks वो वहां पे स्पेंड करेंगे। तो उसके लिए क्या यूज किया,
फॉर यूज किया। शी विल फिनिश हर होमवर्क बाय 6। तो कहते हैं 6 बजते बजते तक होमवर्क फिनिश हो जाएगा, लेकिन होमवर्क कब फिनिश स्टार्ट हो चुका है होना, मतलब कुछ टाइम पहले, तो एक्सटेंडेड टाइम है ना, उस समय से लेके 6 बजे तक। आई होप इट इज क्लियर विद यू गाइस। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या है, जैसे कि इन, एट, ऑन, इनसाइड, ये सब कुछ ऐसे हैं। अब ये कहाँ पे होता है ध्यान दीजिएगा। इन क्या होता है, प्रॉपर पॉइंट के लिए यूज होता है। एट क्या होता है, एक जनरल विसिनिटी, मतलब एट एक एक्यूरेट प्लेस, जैसे कि एट होम, एट आई विल बी देयर एट सिनेमा हॉल, आई विल मीट यू एट सिनेमा हॉल, इस तरीके से एग्जैक्ट प्लेस के लिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं, दे विल मीट इन द लंच रूम। तो क्या है, वह पॉइंट है जहां पे सब लोगों ने मिलना है, ठीक है। शी वॉज वेटिंग एट द कॉर्नर, ठीक है। तो कॉर्नर क्या है, एक स्पेसिफिक जगह है जहां पे लोगों को मिलना है। आई लेफ्ट हिज फोन ऑन द बेड, मतलब किसी चीज के ऊपर अगर कोई चीज रखा हुआ है तो उसके सेंस में आपने ऑन यूज करना है, तो प्लेस के लिए यूज होगा वो। कोई भी चीज अंदर की तरफ है तो उसके लिए इनसाइड यूज करना है। जैसे कि ड्रॉअर की अगर मैं बात करूं तो ड्रॉअर हमेशा अंदर की तरफ होता है या अंदर की तरफ जाता है गाइस। आई बिलीव ये क्लियर हो गया है आपको। बढ़ते हैं हम आगे। अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी लेवल से थोड़ा ऊपर हो, उसके लिए आपने ओवर या अबव यूज करना है दोस्तों। जैसे कि द बर्ड फ्लू ओवर द हाउस, ठीक है। फिर लेवल है उसके ऊपर, थोड़ा ऊपर, मतलब ज्यादा डिस्टेंस नहीं, उसके लिए आप ओवर यूज कर सकते हो, ठीक है। आई मीन थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस हो तो ओवर यूज कर सकते हो। द प्लेट्स वर ऑन द सेल्फ अबव कप्स, ठीक है। ऊपर हो लेकिन थोड़ा ज्यादा ऊपर नहीं हो। जैसे कि ही वॉज सिटिंग अबव हिज शोल्डर, या थोड़ा टचिंग हो लेकिन उसके ऊपर हो, तो उसके लिए आप अब यूज कर सकते हो, या थोड़ा डिस्टेंस पे ऊपर होगा। इस आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और यहाँ कुछ कह रहा है, कोई भी लोअर के सेंस में अगर यूज हो, जैसे कि बेलो है, बेनीथ है, अंडर है, अंडरनीथ है, उसके लिए आपने कोई लेवल है उसके नीचे है तो उसके लिए ऐसे वर्ड यूज करने थे गाइज। आपको कह रहा है जैसे कि बेसमेंट्स आर डग बिलो ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के नीचे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी सेंस अगर नीचे के सेंस में बात कर रहा हो तो वहां पे आपने बिलो यूज करना। देयर इज हार्डवुड बेनिथ द कारपेट। हार्डवुड मतलब कोई भी चीज एक के तुरंत नीचे हो, उसके लिए आपने बेनिथ यूज करना है। जैसे कि कोई भी चीज क्या है जो हार्डवुड है, मतलब कारपेट के जस्ट नीचे है। या द मेट्रो स्टेशन इज राइट बेनिथ द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के तुरंत नीचे क्या है, मेट्रो स्टेशन है, ठीक है। द स्क्वायरल हिड द नट्स अंडर अ पाइल ऑफ लीव्स, ठीक है। मतलब किसी चीज के ऊपर कोई चीज है बट नॉट दैट हैवी, ठीक है, उसके सेंस में आप अंडर यूज कर सकते हैं। द कैट इज हाइडिंग अंडरनीथ द बॉक्स, मतलब हाइड मतलब कुछ कोई चीज के अंदर है बट टचिंग नहीं है, उस सेंस में भी आप अंडरनीथ यूज कर सकते हो गाइस। आई होप क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अब कोई भी चीज क्लोज के सेंस में हो, नजदीक के सेंस में हो, तो बाय, नियर, नेक्स्ट टू, बिटवीन, अमंग, अपोजिट, ये सब यूज करते हैं। बाई क्या होता है, बाई कब यूज करेंगे, जब कोई भी चीज लगा हुआ हो। माई होम इज बाई हिज हाउस, उसके साथ ही मेरा घर है। द गैस स्टेशन इज बाय द ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरी स्टोर के लगा हुआ तुरंत ही। द पार्क इज नियर हर हाउस, नियर तो जनरली आपको पता है हम नजदीक के सेंस में यूज करते हैं। पार्क योर बाइक नेक्स्ट टू, मतलब मेरे दुकान के सामने, बगल में, मतलब नेक्स्ट टू मतलब सामने लगा दो। देयर इज अ डियर बिटवीन द टू ट्रीज, दो ट्रीज के बीच में। तो दो की बात करेंगे तो बिटवीन यूज करेंगे, दो से अधिक की बात करेंगे तो हम अमंग यूज करेंगे दोस्तों। तो ये ध्यान रखिए। देयर इज अ पर्पल फ्लावर अमंग द वीड्स। आगे बढ़ते हैं। द गराज इज अपोजिट द हाउस, गराज कहाँ पे है, अपोजिट द हाउस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रिपोजिशन ऑफ लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो इन क्या होता है, वॉल्यूम के सेंस में। जब ज्यादा किसी बड़े की बात करेंगे तो इन यूज करेंगे। एट क्या होता है, एक पॉइंट या थोड़ा सा छोटे के सेंस में। ऑन होता है किसी भी सरफेस, किसी जगह, जैसे कि माई हाउस इज लोकेटेड, देयर आर 5 हाउसेस ऑन द आइलैंड,
ठीक है। तो ऑन द कोई सरफेस है, कोई प्लेस है, उस पे है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे लिव इन द कंट्री, एरिया है, बड़ा एरिया होता है कोई भी कंट्री, तो उसके लिए इन यूज किया। शी विल फाइंड हिम एट द लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी इज एक कोई पॉइंट है, ठीक है, बट नॉट बिग, देयर इज अ लॉट ऑफ डॉट ऑन द विंडो। किसी भी सरफेस की बात करेंगे तो आप ऑन यूज करेंगे। जब कोई बड़ा शहर है, जैसे कि आई लिव एट ऑकलैंड इन न्यूजीलैंड, ठीक है इस। तो इन हुआ, एट यूज हुआ किसी कस्बे के लिए, एरिया के लिए, और इन यूज हुआ किसी बड़े, मैंने पूरे कंट्री के लिए यूज किया आपने। तो आई होप इट इज क्लियर विद यू। कोई डाउट है तो पूछिएगा जरूर, मुझे खुशी होगी, ठीक है। तो दैट्स ऑल विद द प्रेपोजिशन। इसके लिए एक मैं क्रैश कोर्स लेके आ रहा हूँ जनरली, तो अगर आप चाहें तो जरूर जुड़ सकते हैं, और वहाँ पे हम और विस्तृत और सारे क्वेश्चंस के साथ करेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैं वहाँ दूंगा, और वहाँ पे आप क्वेश्चन से अपने आप को जब आप देखेंगे तो आप जज कर पाएंगे कि आप कितने पानी में हैं, ठीक है। तो हम जरूर शुरू करेंगे। तो मेक श्योर कि क्लास जरूर जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। एंड अगर आप जुड़े रहिएगा तो हम टाइम टू टाइम आपको शॉर्ट्स देते रहते हैं, वर्ड मीनिंग्स देते रहते हैं, जो कि आपके अंग्रेजी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो मेक श्योर कि आप जुड़िए जरूर, और हम आगे बढ़ते रहेंगे, और आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा, और आपके पर्सनल डेवलपमेंट पे भी मैं काम करने वाला हूँ बहुत जल्दी, और आपके स्पोकन इंग्लिश पे भी काम करने वाला हूँ। तो यही बोलूँगा कि चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, और आपको एक चीज़ यही कहूँगा, अगर सीखना है अंग्रेजी तो फॉलो अंग्रेजी गुरुजी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान जरूर रखिएगा।